नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे उसका शीर्षक है हिंदी निबंध का सांस्कृतिक और वैचारिक वैशिष्ट्य। भारतेंदु युग या नवजागरण काल से लेकर अब तक के निबंध साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भारतेंदु युग यानी 1857 से 1900 तक, दूसरा द्विवेदी युग यानी 1900 से 1920 ईस्वी तक, शुक्ल युग यानी 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग यानी 1940 से अब तक। लेकिन हम हिंदी निबंध का सांस्कृतिक और वैचारिक वैशिष्ट्य के संबंध में जब बातचीत करेंगे तो जिस प्रारूप पर हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी उसको हम लोग इस रूप में विभाजित करेंगे, यानी भारतेंदु युगीन निबंध, द्विवेदी युगीन निबंध, छायावाद युगीन निबंध, छायावाद उत्तरकालीन निबंध, साठोत्तरी निबंध और समकालीन निबंध। आइए बात करते हैं हिंदी निबंध के सांस्कृतिक और वैचारिक वैशिष्ट्य के बारे में। निबंध आधुनिक साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा है। इस विधा के जनक फ्रांस के मॉन्टेन का विचार है कि निबंध आत्मा को दूसरे तक पहुँचने का या पहुँचाने का प्रयास है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि आत्माभिव्यंजना की प्रक्रिया में कोई न कोई मन स्थिति काम करती है, उसके अनुरूप निबंध व्यंग्यपूर्ण, गंभीर अथवा विनोदात्मक बन जाता है। निबंध को हम सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक भी मान सकते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का विचार है कि निबंधों के मूल में करुणा है, मानुष भाव है, मन का वैपुल्य है, अनासक्त जिजीविसा है, जिसमें भारतीय संस्कृति की अंतः सलीला का प्रवाह है। इस प्रकार निबंध चिंतन प्रधान कलात्मक विचारों का एक ऐसा पुलिंदा है जिसमें हमारी संस्कृति की मीठी सुगंध आती रहती है। आइए सबसे पहले हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों उन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। हिंदी साहित्य में निबंध की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध लेखन से ही मानी जाती है। आपको आधुनिक हिंदी गद्य का निर्माता भी कहा जाता है। भारतेंदु जी के द्वारा कई कोटियों के निबंध लिखे गए, जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, भाषापरक, यात्रात्मक, आख्यानमूलक अथवा विचारात्मक जैसे विचारों पर आधारित निबंध। भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में प्राप्त हुई क्योंकि निबंधों का संबंध सीधे पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ था। लेखकों के सामने अनंत विषय थे। संस्कृति, सभ्यता, समाज सुधार, आर्थिक दुर्दशा, धर्म, अध्यात्म, महापुरुषों की जीवनियाँ इत्यादि विषयों पर विचार प्रकट करते हुए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य को खूब समृद्ध किया गया। इस युग के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना का प्रस्तुतिकरण, क्योंकि यह साहित्य विधा तत्कालीन जीवन चेतना से सीधे जुड़ी हुई थी। इस युग का निबंधकार अपनी लेखनी से जितना सजग था उतना उपन्यासकार या नाटककार नहीं। ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु का जो कालखंड है वह आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद का दौर है, यानी 1857 से लेकर 1947 तक की आज़ादी की लड़ाई की जो यात्रा है उस कालखंड को हम ध्यान में रखते हैं तो 1857 के ठीक बाद भारतेंदु का आगमन होता है। लिहाजा उस दौर के निबंधों में अपने समय की चेतना या अपने समय के तनावों को प्रकट करने की चेतना भी नज़र आती है और यही कारण है कि भारतेंदु युग का निबंध अपने लेखन में अपने समय से गहरे संवाद की आकांक्षा रखता है और अन्य विधाएं जो उस वक्त लिखी जा रही थी उससे ज़्यादा अपने समय से निबंध विधा जुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग के निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, काशीनाथ खत्री इत्यादि प्रमुख हैं।
बालकृष्ण भट्ट के द्वारा सामाजिक रूढ़ियों पर कुठाराघात करते हुए कई निबंध लिखे गए, जैसे स्त्रियां और उनकी शिक्षा, बाल विवाह, कृषकों की दुरावस्था, देश सेवा का महत्व, महिला स्वातंत्र्य इत्यादि। प्रताप नारायण मिश्र अनेक विषयों पर हास्य व्यंग के द्वारा सार्थक बातें कह रहे थे, जैसे उनके निबंधों को इस लिहाज से हम देख सकते हैं जिनका शीर्षक है धोखा, समझदार की मौत, नारी परीक्षा, चिंता, मुच्छ जैसे निबंध। इस युग के अन्य निबंधकारों का महत्व इसी में है कि उन्होंने भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के पथ का अनुसरण करते हुए तत्कालीन सांस्कृतिक जागरण को व्यापक बनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कालखंड इसके बाद आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस कालखंड के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, जिनका जन्म 1864 में हुआ था और देहावसान 1938 में। उन्हें हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार के विशेषण से भी नवाजा जाता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र प्रमुख निबंधकार आते हैं, जिन्होंने अपने निबंध की भाषा में सांस्कृतिक वैचारिक दृष्टि का विवेचन किया है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहजीब, सभ्यता, संवाद, धार्मिक संस्कार इत्यादि, जिसे हिंदी निबंध में बखूबी देखा जा सकता है, जैसे बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध। बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने निबंधों के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिदृश्य का आकलन किया। उनमें एक तरह की चेतना अपने समय के विषयों पर लिखने की नज़र आ रही थी। शिव शंभू का चिट्ठा, हिंदी भाषा, चिट्ठे और ख़त, खिलौना, खेल तथा तमाशा जैसे निबंध इस लिहाज से हम याद कर सकते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा में वे लिखते हैं, इस देश की दो चीज़ों में अजब तासीर है, एक यहाँ के जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शराब में यहाँ की जलवायु नमकीनी ला देती है। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, शिव शंभू का चिट्ठा का ही है, पीछे मत फेंकिए निबंध में, आज परीक्षा करके देखिए भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सजातीय यानी अंग्रेज कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, कल में, वक्तृत्व में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुसरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारसी वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेज़ों के सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता है। इस निबंध के निबंधकारों में जयशंकर प्रसाद का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। छायावाद युग को हम इस लिहाज से निबंधों के सांस्कृतिक और वैचारिक वैशिष्ट्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कालखंड कह सकते हैं। छायावाद का युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। सदियों की दास्तान के कारण भारतीय जनता आत्म केंद्रित होते हुए रूढ़िग्रस्त हो गई थी। पाश्चात्य साम्राज्यवादियों के आगमन ने देश में एक विराट तूफान पैदा कर दिया था, जिसके कारण रूढ़ियों में सुप्त देश की आत्मा पूरी शक्ति और उद्वेलन के साथ जाग उठी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के रचनाकारों ने विदेशी शासन का विरोध किया और जनता में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की। भाषा, भाव, छंद आदि सभी क्षेत्रों में नए प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया। जैसे गुलाब राय के निबंध मेरे दैनिकी का एक पृष्ठ की कुछ पंक्तियों को हम देख सकते हैं। मेरे दैनिकी का एक पृष्ठ में गुलाब राय कहते हैं, खैर आजकल उस भैंस का दूध कम हो जाने पर भी अपने मित्रों को छाछ भी नहीं पिला सकने की व्यवस्था की झुंझलाहट के होते हुए भी सुरराज इंद्र की तरह मुझे भी मट्ठा दुर्लभ हो जाता है।
उसके लिए भूसा लाना अनिवार्य हो जाता है। कहाँ साधारणीकरण और अभिव्यंजनावाद की चर्चा और कहाँ भूसे का भाव। भूसा खरीद कर मुझे भी गधे के पीछे चलना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग अक्ल के पीछे लाठी लेकर चलते हैं। कभी कभी गधे के साथ कदम मिला के रखना कठिन हो जाता है, लेकिन मुझे गधे के पीछे चलने में उतना ही आनंद आता है जितना कि पलायनवादी को जीवन से भागने में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है निबंध साहित्य के इतिहास में। रामचंद्र शुक्ल युग की अनेक बातें महत्वपूर्ण हैं और हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, इसलिए इस दौर का नामकरण शुक्ल युग के नाम से किया जाता है। आइए शुक्ल युग के निबंधों के बारे में हम समझने का प्रयास करें। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भय निबंध के द्वारा हम उनकी निबंध शैली को समझ सकते हैं। इस निबंध में वे कहते हैं, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। छहवादी निबंधों में सबसे सशक्त और तार्किक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध आते हैं। जिस निबंध परंपरा की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास से अग्रसर हुई, वह निबंध परंपरा रामचंद्र शुक्ल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। इनके निबंधों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला मनोविकार संबंधी निबंधों की श्रेणी और दूसरा आलोचनात्मक निबंधों की श्रेणी। चिंतामणि भाग 1 में मनोविकार संबंधी निबंध संकलित हैं, तो वहीं चिंतामणि भाग 2 में आलोचनात्मक निबंध संकलित हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों पर एक नज़र डालें तो उनके शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी। आइए उन शीर्षकों को देखते हैं जिन निबंधों के कारण वे बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए, बहुत मशहूर हुए। भय या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा और ईर्ष्या, भय और क्रोध इत्यादि। अतः यह कहा जा सकता है कि शुक्ल जी के सभी निबंध इंसानी संस्कृति के निबंध हैं, जिसमें वैचारिकता की झलक नज़र आती है। शुक्ल जी के समग्र निबंधों में भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि कहीं भी विलुप्त नहीं हुई है। अधिकांश निबंधों के बीच बीच में वे गोस्वामी जी की रचनाओं का अंश उद्धृत करते रहते हैं। गोस्वामी जी यानी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं। यह आकस्मिक नहीं है कि जिस समय ये निबंध लिखे जा रहे थे उसी समय प्रसाद की कामायनी भी लिखी जा रही थी। कामायनी के सर्ग हैं चिंता, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा इत्यादि। शुक्ल जी ने इनमें से अधिकांश को अपने निबंध का विषय बनाया। एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में दोनों रचनाकार एक ही विषय के संबंध में सोच रहे थे। सोचने की दिशाएं अलग अलग थी। एक निबंधों के शिल्प में सोच रहा था तो दूसरा कविता के शिल्प में इन विचारों पर मनन कर रहा था। इस काल में विषय प्रधान निबंध प्रौढ़ता के शिखर पर जा पहुँचे। फलतः वैसे निबंधों का लिखा जाना बंद हो गया। अतः कविता के क्षेत्र में जो वैयक्तिकता इस काल में आई, निबंध के क्षेत्र में बाद में पैदा हुई, क्योंकि कविता सबसे अधिक संवेदनात्मक विधा है। इसका पैना लेंस परिवर्तन को सबसे पहले पकड़ता है। निबंध या अन्य विधाओं में इसका प्रतिफलन बाद में होता है, जिसे हिंदी साहित्य में आधुनिकतावाद के दौर में देखा जा सकता है। आइए हम आधुनिकतावाद के दौर के लिखे निबंधों के बारे में देखते हैं कि उनकी परिधि किस रूप में और कैसे विकसित हुई है। आधुनिकतावाद वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया। पश्चिमी आधुनिकतावाद दो महायुद्धों द्वारा विन्यस्त जीवन, अस्तित्ववादी दर्शन, फांसीवाद, पूंजीवाद, पदार्थीकरण की देन है। यह वायरस की तरह दुनिया भर में फैल गया। भारत में इसका प्रवेश 1960 ईस्वी के बाद होता है। फलतः यह तकनीक हिंदी में भी ग्रहण की गई। आधुनिकतावाद के दौर के पहले मनोविकार संबंधी निबंधों की दृष्टि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था।
अतः आधुनिकतावाद के दौर में हिंदी निबंध अन्य दिशाओं की ओर मुड़ा। इस दौरान विचारात्मक निबंधों की तुलना में समीक्षात्मक निबंध अधिक लिखे गए, जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज इत्यादि, परंतु इनके शिल्पगत विशेषताएं अपनी हैं। रेखाचित्र और रिपोर्टाज अपनी वस्तुनिष्ठता में संस्मरण की व्यक्तिनिष्ठता से अलग हो जाते हैं। व्यक्ति व्यंजक निबंधों में किसी न किसी तरह इन सभी का समावेश हो जाता है। निबंधों के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भों में होता है। इतिहास के बदल जाने पर महापुरुषों के संस्मरणों द्वारा उनके गुणों पर प्रकाश डाला जाने लगा। ज्यों-ज्यों प्रतिभाभंजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, त्यों-त्यों लोगों की दृष्टि लघुमानव की ओर भी मुड़ती गई। इन छोटे छोटे मनुष्यों के कुछ ऐसे मार्मिक पहलू उभारे गए जो तथाकथित महापुरुषों में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इन संस्मरणों में आदमी की बुनियादी इंसानियत को उभारने का प्रयास किया गया। जैसे महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में ऐसे ही मामलों के संस्मरण एवं रेखाचित्र हैं। संस्मरणात्मक निबंधों में प्रमुख निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। इनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा, नई सामाजिक समस्याओं के बीच रह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। देश काल की नई से नई गत्यात्मक विचारधारा से द्विवेदी जी अपने को सहज रूप में ही जोड़ लेते थे। इस जोड़ का मतलब यह है कि वे अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को नए सिरे से सम्मिलित करते रहते थे। द्विवेदी जी द्वारा ललित निबंधों के अतिरिक्त विचारपरक, शोधपरक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध लेखन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि उनमें परंपरा की जिजीविषा के तत्वों को एक सृजनात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास किया, जिसके कारण मनुष्य की जिजीविषा को रेखांकित और रूपांतरित करने में काफ़ी सहायता मिली। 1975 ईस्वी के निबंधों में अगेय जी के निबंध सर्वाधिक पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने लगे। इनके समीक्षात्मक निबंध साहित्य के सवालों को साहित्य में उगाकर ही नहीं काट रहे थे। उनके लिए सवाल मानव संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों के लिए रचनाकार अगेय जी की साहित्य दृष्टि बहुत गहरे तक जाती है। इनका साहित्यिक चिंतन इतिहास, संस्कृति और परंपरा का एक वाद्य यंत्र है। इसमें सिर्फ कला या साहित्य की एकल तान नहीं है, अपितु साहित्यिक विवेक और संस्कृति मंथन इसके गहन, जटिल, अनिवार्य प्रक्रिया है। इसलिए इसमें से विचार संवेदना की नई ऐतिहासिक दृष्टि, मूल्य दृष्टि का विकास आधुनिक दृष्टि के भीतर से पक कर होता है। अगेय के निबंध इस लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण माने गए और उन्होंने लोगों को आकर्षित भी किया अपने निबंधों के द्वारा। अगेय द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह अद्यतन में सांस्कृतिक समग्रता, भाषिक वैविध्य, इतिहास और सांस्कृतिक विकास, निरंतरता और स्वतंत्रता जैसे निबंधों के साथ साथ शिक्षा और भाषा पर भी वैचारिक निबंध लिखे गए। इस प्रकार साहित्य, संस्कृति या किसी अन्य विषय के निबंधों में तथ्य से तत्व में बदल डालने की सृजनात्मक वैचारिकता ने केंद्रीय स्थान बनाया और चिंतन में आत्मान्वेषण एवं आत्मालोचन का आत्मसंघर्ष अपनी प्रबलता से झकझोरने लगा। अगेय जी के द्वारा लिखे गए निबंध इस लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण थे। उनके साथ साथ कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, नेमीचंद जैन, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवराज सिंह आदि ने अपने निबंधों के द्वारा हिंदी परंपरा को यानी हिंदी निबंध परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग किए जो हिंदी निबंध की शक्ति एवं संभावनाओं के प्रति आश्वस्त करते रहे उस समय में। अब जो बातचीत हुई है उसके आधार पर हम यह समझने का प्रयास करें कि हमने इस अध्ययन के द्वारा क्या पाया, जिन्हें हम इस तरह के निष्कर्षों के द्वारा समझ सकते हैं। आज हिंदी निबंध अधिक एकाग्र, आत्मदान प्रेरित विधा के रूप में गतिशील है और निबंधकारों की वृत्तियां गहरी एकाग्रता से केंद्रित जान पड़ती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध परंपरा का विकास थोड़ा अलग हुआ है।
वह अवरुद्ध नहीं हुआ है, बल्कि नई चिंतन पद्धतियों और अभिव्यक्ति की भंगिमाओं में प्रस्फुटित हो रहा है। निबंध की रचना वृत्ति रोमांटिक भावावेग के विधा से बाहर निकलकर गैर रोमांटिक बौद्धिक रुझानों की ओर झुकती दिखाई पड़ रही है। आज जटिल राजनीतिक परिस्थितियों पर भी व्यंग्य शैली में वैचारिक गहनता से निबंध लिखे हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में कोई ऐसा विषय भी नहीं है जो निबंध की व्यापक परिधि के अंतर्गत समाहित न हो पाता हो। जैसे संस्कृति का शेषनाथ निबंध में कुबेरनाथ राय ने लिखा है, अफसर, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, दुकानदार, शिल्पी, मजदूर, सबका भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर होता जा रहा है। इस प्रगति के महापर्व में यदि किसी की अधोगति है तो वह है किसान की। किसान से मेरा तात्पर्य हरित क्रांति के मालिकों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे किसानों से है। ये छोटे छोटे किसान गृहस्थ ही संस्कृति के शेष नाग हैं और सबका भार वहन करने के लिए अभिशप्त हैं। इस तरह निबंधों की ऐतिहासिक यात्रा से जब हम गुजरते हैं तो पाते हैं कि हिंदी निबंध में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतनाओं के चित्रण के साथ ही साथ मनुष्य की जिजीविका की यात्रा का वर्णन है। अपने समय से टकराने की कल्पना भी वहाँ दिखाई पड़ती है, एक संकल्प भी नज़र आता है और अपने समय के पुनर्सृजन का प्रयास भी दिखाई पड़ता है। निबंधकारों की बातचीत, उनके सांस्कृतिक सामाजिक सरोकारों की बातचीत तब तक अधूरी रहेगी जब तक हिंदी निबंध के व्यंग्यपरक निबंधों की तरफ हम एक नज़र न डाल लें। जो व्यंग्यपरक निबंध हैं वे निबंध अपने समय की दुरभिसंधियों का या अपने समय की जटिलताओं का या अपने समय की विरूपताओं का गहन आकलन करते हैं और इस आकलन के दरमियान जो साहित्यकार है उसकी दृष्टि अपने समय के विश्लेषण करते हुए जिस मनुष्यता बोध के साथ आगे बढ़ती है, उस मनुष्यता बोध में पाठक की जो दृष्टि जाती है तब उसमें एक जिजीविषा का भाव पैदा होता है और अपनी निराशाओं से लड़ने का संकल्प भी उसके भीतर पैदा होता है। इस लिहाज से हम अनेक निबंधकारों को देख सकते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध इस लिहाज से याद किए जा सकते हैं और परसाई जी के निबंधों में हास्य व्यंग के माध्यम से अपने समय को समझने की एक ललक नज़र आती है। हिंदी निबंध का जो सांस्कृतिक और वैचारिक वैशिष्ट्य है उसकी यात्रा में अनेक निबंधकार शामिल हैं। यह संसार इतना विपुल है कि ऐसा संभव है कि इस बातचीत में कुछ नाम रह गए हों, लेकिन उन निबंधकारों की अपनी विशेषता है, उनकी सफलता के अपने पैमाने हैं। यहाँ प्रयास यह किया गया कि जो प्रमुख निबंधकार हैं उनके माध्यम से निबंध की जो इतिहास यात्रा है उसे समझने का, उसे प्रकट करने का प्रयास किया जाए। हम पाते हैं कि भारतेंदु युग से शुरू होने वाले निबंधों की जो यह यात्रा है उसकी सांस्कृतिक यात्रा जो है, उसकी जो भावात्मक यात्रा है, उसमें अनेक तरह के आस्वाद सम्मिलित होते रहे। आरंभ में इस आस्वाद को हम उस साम्राज्यवादी प्रतिरोध की चेतना से संघर्ष और संकल्प के रूप में देख सकते हैं जिसे भारतीय जीवन मूल्यों ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए देखा था, यानी पाश्चात्य या बरतानी हुकूमत से। और जब विदेशी आक्रांता किसी देश में जाते हैं तब उस देश में यदि लेखन की परंपरा शुरू होती है तो उसका एक बहुत ही प्रिय सिरा होता है कि वह अतीत की ओर जाए और अतीत से वैसे मूल्य ढूंढ लाए जो उसे भविष्य दृष्टि निर्मित करने में साथ दें। इस लिहाज से ऐतिहासिक यात्राओं की एक ललक भी दिखाई पड़ी है निबंधों के संसार में, और जो सांस्कृतिक और वैचारिक वैशिष्ट्य हैं उसमें यह पक्ष जुड़ता गया। छायावादी निबंधों में भी एक तरह की जो रोमांटिसिज्म की भावना दिखाई पड़ती है, वह अपने समय को फिर से सृजित करने की आकांक्षा के रूप में नज़र आती है। आधुनिक काल में आधुनिकता के संवाद के द्वारा अनेक तरह के बदलाव दिखाई पड़ते हैं और दुनिया भर की ज्ञान परंपराओं से भारतीय ज्ञान परंपरा की जब मुठभेड़ होती है तब इस मुठभेड़ से आधुनिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा दोनों के समन्वय से एक अलग तरह की दृष्टि प्रकट होती हुई नज़र आती है। इस प्रकार हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा है उसका जो सांस्कृतिक और वैचारिक वैशिष्ट्य है वह अनेक दिशाओं में बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ नज़र आता है। धन्यवाद।